हर जगह आपको करप्शन नजर आती है। हर हुकूमत अपनी अमेंडमेंट लेके आ जाती है नैब में। हाँ, नौजवान तो नहीं थे, बच्चे थे सारे में। नौजवान तो नहीं था। यूटिलाइजिंग योर कंडीशंस टू योर ओन फेवर। आप क्या चाहते हैं? कैंसर तो कोई पहली बीमारी नहीं है। सरसब्ज उड़ान के नाम से प्रोग्राम अभी लेके आ रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा कभी भी कौम नहीं बन सकता। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम वर्दा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा दिन है आज, बहुत अच्छा दिन है आज। एक तो अयाम ज़हरा से रिलेटेड भी हम आज बात करेंगे अपने शो में कि हम बीबी फातिमा के उनके इखलाक से, उनके किरदार से किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में सबक ले सकते हैं, किस तरह से हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। अम्मा जान बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान के ऊपर आज हम बात करेंगे। और यकीनन गुज़िश्ता रोज़ एक रिवायत के मुताबिक यौम विसाल था उनका, लेकिन मेरी नज़र में आज सोसाइटी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अम्मा जान की शान क्या थी, क्योंकि यकीनन खातून जन्नत हैं। वो जन्नत जाने का शौक़ सबको है, लेकिन जन्नत के सरदार जब तक राज़ी ना होंगे तब तक जन्नत में दाखिला नहीं होगा। कोट ऑफ द डे में यकीनन जिनके लिए आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौला कायनात के कौल से आज कोट ऑफ द डे का आगाज़ करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिह खैबर ने फरमाया, 4 चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखो, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़ुबां को, रास्ते में निगाह को, नमाज में दिल को। बहुत क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और साथ साथ आपको बताते चलें कि आज वर्ल्ड वाइड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, यानी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मगर 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ऊपर है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे है करप्शन में तकरीबन। वो तो रिपोर्ट पूरी होती नहीं है, नहीं तो शायद हम टॉप पे होते, शायद 10वें नंबर पे हैं दुनिया में, लेकिन सैडली हमें होश ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान को करप्शन की जन्नत भी कहा जाने लगा है, तो खैर ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। आगे चल के शो में डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। करप्शन का आलमी दिन, मगर 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 140वां नंबर। सियासी मामला हो या समाजी, क्या पाकिस्तान में बदउनवानी के लिए जन्नत का माहौल बन चुका है? करप्शन से मुआशरे को निजात कैसे मिलेगी, जानने की कोशिश करेंगे आज। कौमी शाहीनों का पिंडी के बाद मुल्तान में इम्तिहान, क्या पाकिस्तान पहले टेस्ट की हार का बदला जीत कर लेगा? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान है। किताबों का आलमी मेला सज गया, पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के स्टॉल्स पर तलबा और तालिबात का रश, समाजी शख्सियात की भी शिरकत। और हुसूल इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, कराची के बाप और बेटी ने एक साथ मिलकर MBA पास कर लिया। MBA करने वाले बाप बेटी दुनिया बोल है कि मेहमान होंगे आज। जी तलहा, तो टॉप ट्रेंड कुछ जिक्र कर लें। टॉप ट्रेंड में मुल्तान आजकल टॉप ट्रेंड बना हुआ है बहुत ज़्यादा, कि कौमी टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच मुल्तान में खेलेगी। आप क्रिकेट देख रही हैं अभी तक? मैंने तो छोड़ नहीं रही, लेकिन हाँ अपडेट तो रहना पड़ता है। 5 दिन टेस्ट मैच, अल्लाह बचाए बहुत भारी हो गया। अपडेट तो रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स को भी अपडेट करना है, क्या करें, व्यूअर्स अपडेट करने के लिए नॉलेज हर चीज़ की हमें होनी चाहिए। लेकिन टॉप 10 में अब तक मुल्तान के 8000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं, और साथ साथ कश्मीर कप्तान का भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। तला कश्मीर मीरपुर में PTI ने बड़ी फतह हासिल कर ली है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी कप्तान के हक में ये ट्रेंड चल रहा है। 20 से ज़ायद म्यूनसिपल उम्मीदवारों ने कामयाबी का जश्न ट्विटर पर भी जारी किया। टॉप ट्रेंड में अब तक 6000 से ज़ायद सारिफीन इस हवाले से भी ट्वीट कर चुके हैं। यकीनन कश्मीर के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो पाकिस्तान में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वर्दा PTI ही क्लीन स्वीप कर रही है। डेफिनेटली इसलिए कह रहे हैं कि शायद 2/3 अक्सरियत से PTI जीतेगी, लेकिन लेट्स सी, जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा। लेकिन अब जिक्र करते हैं दुख्तर रसूल, सदीका कुबरा, जिगर गोशा रसूल अली बिन अबी तालिब, उम्मुल हुस्नैन, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा की हयात तैयबा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान खातून के लिए इस वक्त करार दिया है। जनाब फातिमा ज़हरा ने
उन मादरे ग्रामी हज़रत खदीजा कुबरा की विसाल के बाद अपने बाबा की ऐसी खिदमत की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्मे अबीहा का लक़ब दिया, यानी अपने बाप की माँ। अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा की शान इतनी है कि हम क्या बताएं कि जितने भी सहाबी थे, जब भी उनका जिक्र होता था तो फ़ौरन से अपने दिल पे हाथ रखते थे, सर झुकाते थे। आका दो जहां रहमतुल आलमीन हमेशा खड़े हो जाते थे, उनको बोसा देते थे, अपने साथ बिठाते थे। एक घर की दीवार एक ही थी, उस तरफ अम्मा जान का घर था, इस तरफ आका दो जहां का घर था, और बीच में सुराख था कि मैं अपनी लाल को हमेशा देखता रहूं। लेकिन अब मैं क्या उनकी शान बयान करूं, मेरी औकात नहीं है। हमारे साथ एक बड़ी प्यारी एक हस्ती मौजूद हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे। वर्दा इस्लामिक स्कॉलर सरवत अस्करी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह आई। आपा, हज़रत सैयदा ज़हरा खाना नबूवत के गुलिस्तान का वो फूल थी जिनके ताज़ीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े हो जाया करते थे। तो अगर हम आज के समाज की बात करें तो समाजी तौर पर, दुनियावी तौर पर किस तरह से हम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के किरदार से कुछ सीख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाया और हम लोगों को मिल बैठ कर बात करने का मौका मिला उस अजीम हस्ती के मुताल्लिक़ जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहते हैं, फरमाते हैं फ़ातिमा बस अतो मिन्नी। कभी उम्मे अबीहा कहकर इरशाद फरमाते हैं, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। सुभान अल्लाह। हबशी को कभी वाकिफ़ सुभान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे। सुभान अल्लाह। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहज़ादी जिस तरह के भी आपने इंट्रो में इरशाद फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आया करती थी तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीमन खड़े हो जाया करते थे। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाया करते थे तो सबसे आखिर में शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर आया करते थे, और जब किसी सफ़र से वापस आया करते थे तो सबसे पहले शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर तशरीफ़ लाते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मादन रिसालत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, कहा कि फ़ातिमा कैसी बेटी थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा जन्नत का एक फूल थी। सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन ने देखा कि शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब शौहर के घर से बाप के घर में आती हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फ़ातिमा के दस्ते मुबारक के बोसे लेती हैं, कभी फ़ातिमा की चांद सी पेशानी का बोसा लेते हैं। बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को बोसा देते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने सबब पूछा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं फ़ातिमा में जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूँ। उम्मे अबीहा का लक़ब मक्के की सरजमीन पर जब उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजा कुबरा की रहलत हो गई तो उम्मुल मोमिनीन इस दुनिया से जाते हुए दो चीज़ें आलम इस्लाम के वास्ते छोड़ गई। एक अपनी दौलत जो कि आलम इस्लाम के वास्ते बेदरे खर्च की गई, और दूसरी वो बेटी जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द परवाना वार शम्मे रिसालत की मानिंद फिरा करती थी। कम सिन थी, कम उम्र थी, मगर वफ़ा की, मोहब्बत की, महर मोहब्बत की उस अजीम मिसाल को कायम कर दिया कि जब किसी ने आकर कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम सहले हरम काबा में है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते मुबारक पर किसी ने ऊँट की ओजड़ी रख दी है, तो फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर से निकली और दौड़ती हुई सहने हरम खाने काबा में पहुँची, अपने बाबा जान की पुश्ते मुबारक को साफ करती जा रही हैं और नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अतबा को, शैबा को बद्दुआएं देती जा रही हैं कि जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बेअदबी फरमाई थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी औरत की शख्सियत का बहुत बड़ा हवाला उसका शौहर हुआ करता है। जन्नत में पहले दाखिल कौन होगा? सलामुल्लाह अलैहा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार के मुतालिक बात करते थे कि आये ततहीर का नुज़ूल हुआ कि जिसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ततहीर के नीचे जमा किया, और ये
5 नफूसे कुदसिया यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्रील अमीन ने जब देखा तो पूछा या रब्बी व मन तातल कसा, कौन है इस चादर तत्हीर के नीचे। और एक मरतबा परवरदिगार आलम ने इन हस्तियों का तारुफ कराया कि अगर ये ना होते तो कायनात में कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जान की। अच्छा ये बताइए आप हम नमाज के बाद जो है ना बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई और बहनें वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह तो पढ़ते हैं, मालूम नहीं उनको तस्बीह कहाँ से आई है। ये तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और मैं कहती हूँ इस दौर में जबकि हम किसी भी फ़र्द को एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ नहीं कर सकते हैं, इस इंतशार और इफ्तराक़ के दौर में एक तस्बीह है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जब बाप के घर से शौहर के घर में तशरीफ़ ले गई तो सबको ये मालूम है कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का घर इस्लाम के एक बेहतरीन सिपाही का घर था, इस्लाम के एक बेहतरीन मुजाहिद का घर था। यहाँ पर आसाइशात नहीं थी, यहाँ पर लग्जरीज नहीं थी, यहाँ पर तय्युशात नहीं थी जो कि आज की औरत डिमांड करती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जब चक्की पीसा करती थी तो आपके हाथों में छाले पड़ जाया करते थे और वो छाले हाथों में फट जाया करते थे। रातों को इबादत इलाही, दिन में चक्की पीसना, छोटे छोटे बच्चे, कम उम्री की शादी, यकीनन ये एक बहुत मुश्किल तरीन अमर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहजादी कौनैन जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा कहा कि बाबा जान अगर एक कनीज़ का इंतज़ाम हो जाए, वर्दा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए अगर मेरी बेटी ससुराल से आकर कहे कि मुझसे घर का काम नहीं होता तो मैं क्या करूंगी। मैं उसको एक डिश वॉशर खरीद के दे दूंगी कि बेटी तुम बर्तन खरीद लेना, मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद के दे दूंगी कि बेटी तुम अपने कपड़े धो देना। लेकिन आजकल तो कहते हैं ना कि रुखसती के वक्त आप एक भी घर की साथ दे देते हैं कि जी अपने साथ रखना। लेकिन शहजादी कौनैन जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा जब बाबा के पास पहुंची तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि ए फातिमा अगर उम्मत की तमाम औरतों को कनीज़ की सहूलत मैसर होती तो मैं तुम्हें भी एक कनीज़ दे देता, लेकिन फातिमा मैं तुम्हें एक तस्बीह तालीम फरमाता हूँ। और उसके बाद यही अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीह तालीम फरमाई और कहा कि फातिमा ज़हरा ये हल्लाले मुश्किलात है, तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हारा सहारा बनेगी। और मैं आज आपके सामने स्क्रीन पर ये बात पूरी यकीन और वसूख के साथ कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मुश्किलात में तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शामिल करके तो देखिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उनकी प्यारी बेटी को अता हुई, जब उनके लिए हल्लाले मुश्किलात है तो मेरी और आपकी मुश्किलात में क्यों नहीं हल्लाले मुश्किलात। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस घर में फातिमा नामी बेटी होगी वहाँ ज़रूर अल्लाह की बरकतें होंगी। क्योंकि यौम विसाल भी एक रिवायत के मुताबिक है आपा, तो सवाल मेरा आपसे यह है कि जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा रहे थे, विसाल फरमा रहे थे, तो उस वक्त क्या उन्होंने पैगाम दिया कि सबसे पहले कौन मिलेगा उनसे आके। और इस पर भी रोशनी डालिएगा कि 1924 से पहले जन्नतुल बकी में अम्मा जान का खूबसूरत तरीन रोज़ा था जिसको शहीद किया गया। बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो रिवायत ये कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में शहजादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि फ़ातिमा सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगे। सुभान अल्लाह। शहजादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक जानिब बाप की जुदाई से दिल गिरफ्तार थी, मगर दूसरी जानिब ये इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि जिससे जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लब मुतबस्सम हो गए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा जो कि जन्नतुल बकी में मौजूद था और जिस वक्त के जन्नतुल बकी को ढाया गया बिल्डोज़र के साथ और जन्नतुल बकी को मिस्मार कर दिया गया तो उस वक्त जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर आइम्मा बक़िया के रोज़े भी मिस्मार हो गए। और हम ये दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आए कि हम इन रोज़ों की तामीर को दोबारा देखें और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अपनी मोहब्बत का, अपनी वफ़ा का इजहार
कर सके। आमीन आमीन। अब ऐसा हो आपा, क्योंकि 1924 से 700 साल पहले तक सल्तनत उस्मानिया में खूबसूरत तरीन रोज़े थे जो इमाम शाफी, इमाम हनफी, इमाम मालिकी, किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन 1924 में जब नई हुकूमत आई सऊदी अरेबिया में, तो फिर जन्नतुल बकी को शहीद किया गया। आप बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी बदौलत हम सब ने मिलकर अपना अपना हिस्सा डाला, क्योंकि यकीनन ये बड़े दिन हैं और इस दिन ख़ास अज़कार होने चाहिए, सदक़ात खैरात का सिलसिला होना चाहिए अम्मा सायन के वसीले से। और ये याद रखना चाहिए कि अम्मा जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो पूरी मुसलमान उम्मा की माँ है। उनको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करना है, क्योंकि उनकी जो शान है इस पूरे आलम में मैं नहीं समझता किसी और खातून की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अपने शो में शामिल करेंगे कि जैसे आपको बताया था हमने स्टार्ट में कि दुनिया भर में आज 9 दिसंबर आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे के तौर पे मनाया जाता है। आज पूरा वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है इसका। लेकिन पाकिस्तान करप्शन के लिए जन्नत बन चुका है। चोरी, करप्शन, लूट मार को नैब कवानीन में तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा चुका है। इस वक्त इक़्तिदार में शरीक जो जमातें हैं उनकी क़यादत अपने ख़िलाफ़ जो करप्शन के मुक़दमात हैं वो ख़त्म करवा चुकी है। और नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक नैब कानून के लिए जो हालिया तरमीम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान समेत हुकूमत में शामिल तमाम बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने फ़ायदा उठाया है। वो उन तमाम आसान अल्फाज में कह देते हैं ना, हमारे मुल्क का रूल है एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़हरा। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़हरा। अच्छा ज़हरा, ये बताइएगा, हम एंटी करप्शन डे की बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जो है वो करप्शन की जन्नत समझा जाने लगा है। तो ऐसी क्या वजह है कि अगर हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमती इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्या वाकई सिर्फ ऐसा ही है या हमारे पाकिस्तान में हर एक शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करप्शन का खुद भी हिस्सा बना हुआ है? हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है करप्शन। वुड यू एग्री बैरिस्टर साहिबा? जी अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सही बात है। हर लेवल पर, फ्रॉम द लोअर लेवल एंड देन ऑफ कोर्स गोइंग अप, हर जगह आपको करप्शन नजर आती है। स्पेशली जैसे हम फील्ड में हैं, हमें नजर आती है। इवन फ्रॉम द जो हम क्लर्क की बात करते हैं वहाँ से लेके टिल वट एवर दफ्तरी कह लें, हर जगह आपको कोई ना कोई थोड़ी सी, इवन इफ इट्स 100 रुपीज आपको देना पड़ता है आप अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। बैरिस्टर साहिबा, I'll tell you a very interesting thing. मैं रिसेंटली एक स्कूल के इवेंट में गया था जहाँ पे मैं एक जज बना था और बच्चों से एक सिचुएशन का इम्तिहान लिया गया था कि अगर आप इस मुश्किल में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे, और 3 ऑप्शंस उनको देने थे। तो हर तकरीबन 99% बच्चों का पहला ऑप्शन यही था, पैसे देके जान छुड़ाएंगे। That's nice. ज़हरा, ये बताइएगा कि जब नैब में तरमीम की गई हैं उसके हवाले से बताइएगा कि हुकूमत की सतह पे तो काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, उससे उठा भी रहे हैं, लेकिन कितना नुकसान होगा इससे मुल्क को? यही तो बात है। देखिए, गोइंग टू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट इज ऑफ कोर्स जनरल शो है, लेकिन बात यही है कि हर हुकूमत अपनी अमेंडमेंट लेके आ जाती है नैब में एंड आफ्टर दैट फिर वो बेनिफिट करते हैं उससे। तो ये सिर्फ जो हाल की हुकूमत है उसकी बात नहीं, ये हर हुकूमत का ही काफ़ी टाइम से यही प्लान है कि जब भी वो कोई भी हुकूमत नहीं आती है वो अमेंडमेंट लेके आती हैं, अपने आप को बेनिफिट करती हैं, मुल्क का नुकसान करते हैं एंड देन वी मूव ऑन फॉरवर्ड। सो बैरिस्टर साहब, आई वुड आस्क यू व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली एक डीसी मटियारी ने 182 करोड़ बैंक से कैश निकाल लिया सरकारी अकाउंट से। एक डीसी नौशेरो फिरोज ने 300 करोड़ कैश निकाल लिया बैंक के अकाउंट से, और फिर वो बाकू में नौशेरो फिरोज वाले साहब पार्टी कर रहे हैं और मटियारी वाले पकड़े गए और वो कह रहे हैं सियासतदानों ने मुझसे सारा पैसा ले लिया है। हैरत की बात यह है कि इतनी करप्शन होने के बावजूद हम सोच भी नहीं रहे कि हम इसको खत्म कैसे करेंगे, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाउ कैन वी इंप्रूव आवरसेल्फ, बैरिस्टर साहिबा? So I'll just add on to what you're saying कि आपने कहा कि आपने 2 इंस्टेंसेस दिए कि उन्होंने पैसे ले लिए और एक बाकू में बैठा हुआ, एक कहीं और बैठे हुए, राइट? मेरे पास एक केस है इस वक्त FIA की जुरिस्डिक्शन में है और बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में चल रहा है। 64-year-old वुमन जिसके जो सन इन लॉ था, उन्होंने उनके नाम से बैंक अकाउंट खोल के पैसे मनी लॉन्डर किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप ये सोचें कि दैट वुमन इज नाउ ऑन बेल,
ठीक है जी। तो ये इंसाफ है कि वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो अब बेल पे हैं और वो कोर्ट की पेशियों पे आ रही हैं। वैसे जैसे अभी आपने बात की कि इतनी ज्यादा करप्शन हो चुकी है, 2 इंस्टेंसेस आपने दिए, लेकिन वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बात यही है कि वी नीड टू जो आई एम नॉट गोइंग टू से इनोसेंट, बट जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो हर वक्त सफर करते हैं, वो शायद सही कानून की कार्रवाई के तहत अगर वो रिहा होते हैं या वो इनोसेंट करार किए जाते हैं तो फिर ऐसे होता है। लेकिन rightly said. Thank you so very much Barrister साहिबा। I personally agree। कहा आखिर में जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक लटकाया नहीं जाएगा, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। जब तक मुल्क में इंसाफ और जुडिशियल रिफॉर्म सही नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क भी सही नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ये बात प्रूफ हो गई है कि तालीम के हुसूल के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तलहा, ये बात भी प्रूव हो गई है कि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा नायाब होता है, अनमोल होता है, और बेटी बाप से वो कुछ करवा सकती है जो बाप शायद करने का सोचे भी ना, क्योंकि बाप बेटी की मोहब्बत में वो सब कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे ही हम आपको एक बाप बेटी से मिलवाने वाले हैं जो कराची के रहने वाले हैं, और उन्होंने एक साथ MBA में एडमिशन लिया और एक साथ MBA का इम्तिहान पास भी कर लिया। डॉक्टर बीरबल और डॉक्टर सपना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बाकी सारी डिटेल्स इनसे मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम। से पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हमारे पास सुबह सुबह। तो अब ये बताइए कि किसने किसको इंस्पायर किया? पहले MBA आपने एडमिशन लिया, आपने फिर फादर को अपने फोर्स किया? जी पहले तो ये था जब प्री मेडिकल में मैं थी, आई हैड नो इंटरेस्ट इन मेडिकल फील्ड, लेकिन मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनकी विश थी कि तीनों बच्चे जो हैं ना वो डॉक्टर बने। तो भाइयों ने तो खैर इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो आई वॉज लेफ्ट। तो आई चूज दिस फील्ड एंड आई वॉज इंस्पायर्ड ग्रेजुअली बाय माई फादर, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह से। जब आई कंप्लीटेड माई BDS तो आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स। तो जब मैं एडमिशन ले रही थी आई वांटेड कि मेरे फादर भी लें। ही वॉज़ वेरी एक्टिव, मतलब कभी फील नहीं हुआ कि ही कैन नॉट डू, और मतलब अभी रिटायर हो चुके हैं या ऐसा कुछ। तो नहीं, क्यों फादर की आपकी पहले MBA करना या रीज़न था जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि नहीं आई टू स्टैंड अप, मेरे साथ पापा करें या नहीं? वो वैसी आई स्पेशलिस्ट हैं, ही हैज़ अ मास्टर डिग्री, लेकिन मुझे था कि वो भी करें, साथ करें। हाँ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डॉक्टर बीरबल? अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बेटी मेरी स्टूडेंट रही, और दूसरा एक्सपीरियंस अभी अच्छा ये रह गया कि हम लोग कन्वोकेशन जो 18 दिसंबर को जो हो रहा है जनरल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें एक साथ हम लोग डिग्री वसूल करेंगे। वाह, अच्छा मैंने सुना है कि आपके बाहर भी बेटे जो रहते हैं वो आपके कॉन्वोकेशन में भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसूलन सुनने में ये आता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के कॉन्वोकेशन में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्वीट मोमेंट, एक बहुत अच्छा जैसे होने वाला है कि बेटे आपके कॉन्वोकेशन में आ रहे हैं। जी, यही मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस लम्हे का इंतज़ार है। मेरे 2 बेटे बाहर हैं, वो मेरे गेस्ट हैं। आप वाली बात है कि जो पेरेंट्स बच्चों के कन्वोकेशन के लिए जाते हैं वो गेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना मेरे बेटे जो है ना अपने वालिद के कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे गेस्ट। डॉक्टर बीरबल, आप कब रिटायर हुए, आपका क्या प्रोफेशन था, और क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, क्या लर्निंग्स थी इस प्रोसेस में? मेरी एक्चुअली जो प्रोफेशन है मैं हूँ आई स्पेशलिस्ट, आई वाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्पेंसर आई हॉस्पिटल। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस 20 ग्रेड में। मैं रिटायर हुआ 2020 में। मैं जब रिटायर हो रहा था तो रिटायर होने से 2 साल पहले जब रिटायर बंदा होने वाला था, थोड़ा माइंड लेवल थोड़ा नेचुरली कुछ उस लेवल पे चला जाता है ना कि अभी ये करना वो करना है। तो मेरी बेटी एडमिशन ले रही थी MBA में जनरल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कहा बेटा बाबा मैं एडमिशन ले रही हूँ, आप भी मेरे साथ एडमिशन लें।
मैंने बोला अभी मैंने क्या करना, प्रमोशन तो मैंने नहीं लेना, मैं तो रिटायर हो जाऊँ। मुझे नहीं आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है, कोई उम्र की हद तो नहीं होती पढ़ने में। आपके लिए एक नॉलेजेबल है, एक फील्ड है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसमें तो और भी चीज़ें हैं। आपका स्किल डेवलप होगा, आप अपग्रेड होंगे, आपके माइंड लेवल चेंज होगा, आप एक्टिव रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद आप ये नहीं सोचेंगे आप रिटायर होंगे, आपकी लाइफ की एक्टिविटी जो है ना और बढ़ जाएगी, आप वो होगे। तो मुझे थोड़ा अजीब ही लगा, लेकिन क्लास में जाते बहुत अच्छा लगता था। नौजवानों के साथ बैठ के आपने कहा मैं भी नौजवान हूँ। हाँ, नौजवान तो नहीं थे, बच्चे थे सारे मेरे सारे सामने। बच्चे थे। नौजवान तो नहीं था। पर एक बात तो बताएं, MBBS किया हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं, पहली जिंदगी में 12-15 साल 20 साल आपने पढ़ाई कर ली है, मजीद पढ़ाई, इतनी पढ़ाई क्यों भाई? पढ़ाई इसलिए कि इंसान को दुनिया में रहने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप किसी फील्ड में ले। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA में एडमिशन ली। देखें, तालीम ऐसी चीज़ है, इसकी कोई हद लिमिट नहीं है। आप जीने से लेके मरने तक आप तालीम करते रहें, लेकिन आपकी जो एंडिंग पॉइंट है नहीं। तो मेरा भी ये रिश्ता, मेरी बेटी ने भी मुझे इनकरेज किया कि बाबा इसमें तो कोई है नहीं, रिटायरमेंट थोड़ी है, आप पढ़ें। और यकीन करें, मैं जब पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी अब रिटायरमेंट सोचा ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट ही फील कर रहा हूँ अभी इसी तरह जिस तरह सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने दिल होना चाहिए जवान। सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया, तो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था मैं MBA का, तो मुझे पुरानी वो सारी याद आती थी। तो मैं अपने आप को कभी रिटायर या उस लेवल का मैंने समझा ही नहीं। मैं तो अपने आप को वो स्टूडेंट समझता। जैसे सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया था, तो मेरी कंटिन्यूएशन चल रही है। अब आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं आपके? कि रिटायरमेंट आपकी हो चुकी है, लेकिन अब आपने MBA भी कर लिया है, तो आगे क्या सोचा है करने का? मेरी प्लानिंग ये है कि चूँकि मेरी पोजीशन जो आई स्पेशलिस्ट की है, तो मैं फिर चाहूँगा कि कोई आई में कोई ऐसे करूँ, कोई ऐसे जैसे अभी हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन था, उसमें मैंने एक एडमिशन ली हुई है। मैं कोशिश करूंगा, उसके भी एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में, वो भी एग्ज़ाम दूँ। मेरे ख्याल से आपको और सपना को PhD करनी चाहिए, और दोनों को साथ करनी चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह प्लान है। PhD के लिए, MPhil के लिए तो हम अभी रिकग्नाइज हैं HEC की तरफ से कि जो हम लोगों ने किया उस पर वो हमें वो देंगे, लेकिन PhD इंशाल्लाह हम प्लान बना रहे हैं कि PhD भी करेंगे। सपना का अगला सपना क्या है? As I have done maxillofacial surgery residency, तो कौन सी सर्जरी रेजिडेंसी? बड़ा मुश्किल सा वर्ड था, ये कुछ समझ में नहीं आया, यूं जहाज की तरह ऊपर से गुजर गया। फिर से बताइएगा। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन हर फील्ड में सब स्पेशलिस्टी तो होती है ना, जैसे MBBS के बाद कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट, डिफरेंट फील्ड्स हैं। इस तरह से स्पेशलाइजेशन जो होती है वो स्पेशलाइजेशन, इस तरह से BDS में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। वी हैव पीडियोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, अच्छा, ये डेंटिस्ट की फील्ड में जो है वो M से कुछ कहा था, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जी, इसमें क्या होता है अब बता भी दें। ये सर्जन जो है ना डील करते हैं विद ओरल कैंसर्स, जैसे ओरल कैंसर्स हो गए और ट्रॉमा हो गया, लाइक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं इमरजेंसी में, जिसमें जॉ फ्रैक्चर्स हो गए, ओरल पैथोलॉजीज हो गई। तो इसमें मैंने ट्रेनिंग की हुई है 4 इयर्स की, तो आई विल बी गिविंग द एग्जाम। तो अभी तो यही बोले फिर आप सर्जन बन जाएंगी। यस, इंशाल्लाह। आपके भाई तो बाहर चले गए, आप क्या कर रही हैं पाकिस्तान में? मैं पेरेंट्स के साथ हूँ। अच्छा, ये कमाल बेटी का, अगर बेटे चले गए बेटी साथ है। ये पापा's डॉटर लग रही है मुझे, है ना? हाँ, देखें बेटी रहमत होती है बेशक, और देखें बेटे अल्लाह पाक की गिफ्ट होती है अल्लाह पाक की, लेकिन बेटी जिस घर में हो ना, मैं समझता हूँ फरिश्ता है, वो लकी बंदा है, रहमत है। और आप इस वक्त भी देखें कि बेटी मेरे साथ है, मैं इसका क्लास फेलो भी हूँ, हम क्लास में एक साथ बैठते थे और टीचर्स भी बड़े वो इनकरेज करते थे, खुश होते थे बाप बेटी पढ़ रहे हैं। यकीन स्टूडेंट्स ने कभी किया, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर बुलीज करते हैं, आपको कमेंट्स करते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अच्छे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे नहीं था कि वो आपको आके अंकल बोलते थे और आप नाराज हो जाते थे? हाँ नहीं, उन्होंने अंकल नहीं बोला, सर बोलते थे। मुझे रेस्पेक्ट करते थे। जो टीचर्स भी थे वो भी मुझे जो है ना वो सर करके बोलते थे, सर आप कैसे हैं सर, ठीक है, रेस्पेक्ट करते थे। क्योंकि मैं सीनियर था सबसे, जो स्टूडेंट थे वो जूनियर थे मेरे से, बच्चे सपना की एज के थे, तो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हमारी एक ऐसी फैमिली की तरह कोऑर्डिनेशन। माशाल्लाह। बीरबल साहब, जब अल्लाह ताला बेटा भेजता है ना तो कहता है जा अपने बाप की मदद कर, और अल्लाह ताला जब बेटी भेजता है तो कहता है जा मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। तो यकीनन बेटी बड़ी रहमत है और बेटी से अच्छी कोई रहमत हो नहीं सकती अल्लाह ताला की। वी आर वेरी थैंकफुल डॉक्टर बीबल, डॉक्टर सपना फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं। टॉस तो हार गए, लगता है इस मैच में बड़ी इज्जत होने वाली है। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
कुछ पूछेंगे इकबाल साहब से? हाँ, इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, तो मैं यही पूछूंगी कि इकबाल साहब को क्या लग रहा है, पहले तो हम मैच हार चुके हैं, इस बात कुछ उम्मीद है आज 500 बनेंगे या 1000? भाई ये तो मतलब 500 बनेंगे 1000, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आज 4 चेंजेस किए पाकिस्तान ने। फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं, नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं, अजहर अली नहीं खेल रहे हैं, जो मतलब समझे जाते थे कि बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं डाउन द लेन, वो नहीं खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ उनकी जगह आए हैं। और विकेट का जो अभी तक जो रियली जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं वही है कि एग्जैक्टली इस विकेट में भी कोई इतनी जान नहीं है। सेम लाइक रावलपिंडी की विकेट है, इन्होंने स्पिनर्स खिलाए तो है, नवाज को लेके आए, अब्राहम अहमद को डेब्यू करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहला पाकिस्तान को ये 10 साल जो क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई और बाहर क्रिकेट होती रही, उस सिनेरियो से वो जो उनके दिमाग में बसा हुआ है ना कि होम सीरीज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे अपने एडवांटेज में लेके आना चाहिए, अभी तक पाकिस्तान ने नहीं सीखा है। ऑस्ट्रेलिया के टूर हो चुका, साउथ अफ्रीका आई, अब इंग्लैंड आई है, इंग्लैंड मजबूत टीम है। बेन स्टोक्स बता रहे हैं उनको कि जनाब आप अपने स्कोर को किस तरह से डिफेंड करना है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये टेस्ट तो मुझे और भी लग रहा है। और दूसरी बात ये कि पीसीबी को आप ये देखिए कि 7 या 8 आदमी को भेज दिया, वो जाके विकेट जाके देखें। अब मोहम्मद यूसुफ ने बैटिंग की है या विकेट बनाई है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और किसी भी प्लेयर को जिनको भेजा गया था उनको विकेट बनाना एक एक्सपर्टीज काम होता है। आगा जाहिद थे, उनको छोड़ देते, यार विकेट आप डालें। और बाबर आजम ये कहते कि मेरी मर्जी की विकेट नहीं बनी। ओ भाई आप कैसे कप्तान है, कैसे कप्तान है? दुनिया में बगैर कप्तान के कभी भी हमेशा उससे मशवरा किया जाता है। और खास तौर के अंदर जब होम सीरीज हो रही थी, यू पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग योर कंडीशंस टू योर ओन फेवर। आप क्या चाहते हैं? आपने कोई नहीं किया। आप देखें रावलपिंडी टेस्ट के बाद अब ये मुल्तान टेस्ट का भी यही हाल होगा। मैं अभी से ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैच ना देखें, नहीं मैच आप जरूर देखें ना, सबक के लिए, हाइलाइट्स ओनली, हाइलाइट्स। चलिए जमील साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। जमील साहब सो सॉरी, आपके साथ मजीद बात करने का दिल चाह रहा था, वक्त की कमी। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो लाइलाज है, उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन अब इलाज हो सकता है। डॉक्टर नसाका हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया है, तो डॉक्टर नसाका से पूछते हैं और जानते हैं कैसे ये लाइलाज मर्ज का इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे, पहले तो ये आपकी एक बहुत अनोखी चीज़ है कि आप नाखूनों के जरिए बीमारी पकड़ लेते हैं इंसान की। दूसरी बात ये बताएं कि कैसे अब कैंसर का इलाज मुमकिन है? देखिए कैंसर तो कोई पहली बीमारी नहीं है, ये नोट कर लीजिए। कैंसर खतरनाक मर्ज नहीं है। कैसे डॉक्टर साहब, सब लोग तो कैंसर से ही मर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैंसर का इलाज खतरनाक है, कैंसर खतरनाक नहीं है। कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह, केमोथेरापी एक जहर है, जहर है। रेडिएशन वो उससे बड़ा जहर है। डॉक्टर साहब आपने क्या इलाज निकाला इसका? हाँ ये अच्छा सवाल है। देखिए मेरी उम्र अब 96 में लग गया हूँ, 96। 96 साल के हैं। 96 साल के। वाओ। 9 ये नवंबर। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया था कि आप सीढ़ियों से जो है ना 7वें फ्लोर पर ऊपर आए थे हमारी बिल्डिंग में 96 साल की उम्र में। अभी भी पहले। अल्लाह ताला हमें भी इस उम्र में ऐसा रखें प्लीज। आमीन। आमीन। डॉक्टर साहब तो कहने का मतलब ये है कि आज हम उसे कैंसर कह रहे हैं, आज हम उसे कैंसर कह रहे हैं। और मेरे जमाने में ब्रिटिश का दौर होगा, ब्रिटिश का दौर था, जब 8 आने का बकरा मिलता था। 8 आने का बकरा, 8 आने का। अब दिल ना जला, इलाज तो बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ। टाइम कम है डॉक्टर साहब हमारे पास, इसलिए हम जल्दी आपसे कह रहे हैं कि इलाज बताइए। ये है कि इलाज ये कि मेरे पास आएंगे। देखिए इनके पास, डॉक्टरों के पास अगर कोई जाता है तो सबसे पहले वो अपने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जानने के लिए कि वाकई इसको कैंसर है कि नहीं, तो वो उसे बायोप्सी करवाता है। करवाता है। और बायोप्सी आपने एक
महदूद उसमें कैंसर है, एक जगह है कैंसर, और उसको आपने उसका मांस निकाला और निकाल के उसको लैब में भेजा टेस्ट करने के लिए, कैमरा डाला, उनको पेनिट्रेट किया, इंसर्ट किया कैमरे को। आप ये देखिए फिजा में अरबों खरबों जरासीम वायरस उड़ रहे हैं, और जो आपने कैमरा डाला तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों जर्म चले गए अंदर, और वो गोश्त में चिपक गया। सही। और आपने निकाल तो लिया। अब एक जगह जैसे चूटियाँ मैदान में घर बनाती हैं, आपने देखा हो, जा रही आ रही जा रही आ रही, आपने उसे छेड़ा तो वो कैसा निकल के भागती अपने हर इंसान जानवर जान। लेकिन डॉक्टर इलाज क्या है इसका? इलाज ही तो बता रहा हूँ, इलाज ही तो बता रहा हूँ। अच्छा जी। पहले इसको तो पता कर ले, जो लोग करते हैं बायोप्सी वो गलत है, वो गलत है, वो तो फैल रहा है कैंसर। सही। वो एक जगह था, अब वो फैल गया। यानी वो लीवर में चला गया, लंग्स में चला गया, हड्डियों में चला गया, वो फैल गया। अब इसका इलाज हर्बल में तो 1000 किस्म की जड़ी बूटियां हैं, और एलोपैथिक में सिर्फ और सिर्फ केमोथेरापी, रेडिएशन एंड सर्जरी, और इसके अलावा कुछ नथिंग है। तो हमारे पास तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हम आप हर्बल तरीके से इलाज करते हैं। हर्बल। और कितने अरसे में होता है इसका इलाज मुमकिन? बहुत अच्छा सवाल। और कौन से स्टेज पता चलता है तो फिर आप इलाज कर सकते हैं? किसी भी स्टेज का कैंसर का इलाज मुमकिन है? देखिए, किसी भी स्टेज का कैंसर जो है, कैंसर तो है ना किसी भी स्टेज में हो, मगर अगर उसे डॉक्टर के पास से छेड़वाओ मत, बायोप्सी ना करवाएं, बायोप्सी ना कराओ, कोई चीज़ ना कराओ, तो वो तो एक जगह एक्युमुलेट यानी वहाँ रह रहा है, एक जगह रह रहा है, और वो मेटास्टेसिक यानी फैला नहीं है, तो उसे वहीं के वहीं आप मार सकते हैं बड़ी आसानी से। और कितने अरसे में डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि हर्बल इलाज बहुत स्लो होता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, सबका अलग अलग है। किसी को बहुत जल्दी फायदा होता है, किसी को बहुत देर से फायदा होता है। तो मैं कैसा बोल दूंगा कि नहीं साहब आप 1 महीने में सही। एक को तो 3 हफ्ते में लंदन से आई मेरे पास पेशेंट, 3 हफ्ते में उसका कैंसर ख़त्म हो गया, और एक है 3 महीने में ख़त्म हुआ। किसी को 4 महीना लगता है, किसी को 6 महीना लगता है। पाउडर देते हैं, क्या देते हैं? हाँ, दवाई बनाते हैं। जड़ी बूटी जो है। पैसे कितने लगते हैं? पैसे मैं फीस सबलीला काम करता हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है देखने की। क्या क्लिनिक वगैरह आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे लोग? हाँ, बस आप उसे गूगल में डालिए, डॉक्टर नसाका डाल दीजिए, तो मैं जिस क्लिनिक पे होगा वहाँ का वो एड्रेस आ जाएगा। डॉक्टर नसाका, ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि 3 महीने में इलाज मुमकिन है, किसी को 4 महीने लगते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कहते हैं कैंसर की लास्ट स्टेज है या स्टेज 3 है या 4th स्टेज है, हाँ। तो उस पर भी क्या इलाज मुमकिन है? क्योंकि उस वक्त तो इंसान के वैसे ही बॉडी ऑर्गन्स और काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसका भी इलाज देखिए, हमारे जिस्म के अंदर कुव्वते मदाफियत, इम्यूनिटी पावर अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोई चीज़ अटैक नहीं करेगी, समझिए ना। अगर वो कमज़ोर रहेगी तो अटैक करेगी, ठीक। तो इसका बड़ा आसान है, कुव्वते मदाफियत उसकी बढ़ा दीजिए, और हम कुव्वते मदाफियत बढ़ाते हैं ज़्यादातर, और हमारा इलाज ब्लड से है, ब्लड के अंदर से हम ब्लड के अंदर से इलाज करते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के साथ रखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी हमारे माशरे के एक ऐसे हिस्से की जो कि पूरे साल, यानी कि अगर हम बात करें 12 महीने, पूरे 12 महीने वो रोज़ बेहिसाब मेहनत करते हैं। इस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा वर्दा, बिफोर यू रिवील। डॉक्टर अपना काम नहीं कर पाते, यानी डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे, इंजीनियर कोई बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, उस्ताद किसी बच्चे को तालीम से नहीं आरास्ता कर पाएगा, नहीं पढ़ा सकेगा, पूरी दुनिया अपना काम नहीं कर सकेगी अगर किसान इनको खिलाना छोड़ दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर सोसाइटी इज किसान, जो खाना पैदा करता है और सबका पेट भरता है, और फिर दुनिया चलती है। बेशक ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से हमें आटा, दाल, चावल, चीनी और हमारी रोज़मर्रा की जो बुनियादी अशिया की हमें ज़रूरत होती है, ये लोग हमें वो मुहैया करते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा फर्टिलाइज़र की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, तो उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। इनका नाम नसीर साहब है। नसीर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर साहब, पहले ये बताइएगा आप हमें कि
आप लोग किसान के लिए स्पेशल आप लोगों ने एक दिन मखसूस किया है, किसान डे के नाम से आप इसको सेलिब्रेट करते हैं। सलाम किसान की भी कैंपेन आप लोगों ने चलाई है। तो ये सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि किसान हमारी सोसाइटी में और हमारे मुल्क में कितना अहम किरदार अदा करते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी अगर आप देखें तो इसका जो बुनियादी पिलर है वो एग्रीकल्चर ही है, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है। और अगर आप इसको इकोनॉमिक टर्म्स में अंडरस्टैंड करना चाहें तो एग्रीकल्चर जो है वो एनुअली तकरीबन 15,000 अरब रुपया पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है। और इस सेगमेंट को रिकग्नाइज करना और इनको अप्रिशिएट करना कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सुबह से लेकर शाम और हर मौसम के अंदर ये मेहनत कर रहे होते हैं। तो फातिमा फर्टिलाइजर ने बेसिकली ये जो इनिशिएटिव लिया है सलाम किसान का, ये हमने पूरी दुनिया में देखा। चाइना, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि एक्चुअली जैसे मदर डे, फादर डे वगैरह होते हैं, इसी तरह वो किसान डे भी मना रहे होते हैं। तो फातिमा फर्टिलाइजर ये 2019 में एक इनिशिएटिव लिया जिसको सलाम किसान का नाम दिया गया था। पर्पस इज बेसिकली टू रिकॉग्नाइज दीज अनसंग हीरोज ऑफ द कंट्री। अब मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि सर किसान डे मेरी नॉलेज के मुताबिक 18 दिसंबर को आप मना रहे हैं। फातिमा फर्टिलाइजर का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं इस सेक्टर के, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस क्यों नहीं करते जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फातिमा फर्टिलाइजर महसूस कर रहा है? सर देखें, कोई भी आप इनिशिएटिव लेते हैं और उसको एडॉप्शन का एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो चीज़ें जो है वो आगे चल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने देखा है कि जो इंडस्ट्री है, स्पेशली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बाकी जो एग्रोलाइट इंडस्ट्री है, इन्होंने 18 दिसंबर को एज ए फार्मर डे खुद भी डिफरेंट तरीके से जो है सेलिब्रेट किया है। यस यू राइट कि फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो जिस तरह से इसको बड़े पैमाने पर लेके जाती है, और न सिर्फ सलाम किसान 18 दिसंबर तक के लिए हम देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि इनिशिएटिव हमने लिया और इसको गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया 2019 के अंदर, उस वक्त की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने और इसी तरह डिफरेंट गवर्नर्स ने भी, तो हम इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री भी इसके अंदर जो है वो फार्मर्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे साथ आके खड़ी होती है। सही। नसीर साहब, 2019 से ऑनवर्ड्स आप ये सलाम किसान की आप कैंपेन चला रहे हैं, किसान डे मना रहे हैं, तो इसके पीछे विजन क्या था, एक पहली चीज़, और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग किसान के लिए? जी, इसमें जी बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, वो कि ये 15,000 बिलियन जो है वो एनुअली कंट्रीब्यूट करता है, बट दिस पोटेंशियल कैन बी डबल्ड। और इसको हमने कई एक सालों से देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं, इन फार्मर्स कम्युनिटी को एक तो आप रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, और जब तक आप उसकी वेलबींग के लिए काम नहीं करते तो वो फिर आपका इनिशिएटिव है वो फिर ज़्यादा देर के लिए चलता नहीं है। तो हमारी मेनली बेसिकली बुनियादी जो एफर्ट है, जो बुनियादी कोशिश है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको एक्चुअली फार्मर की जिंदगी को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए फातिमा फर्टिलाइजर अपने लेवल के ऊपर हत्तल वसा कोशिश करती है कि फार्मर्स की वेलबींग के लिए काम किया जाए। उसके लिए वी हैव डिजाइंड अराउंड 5 प्रोग्राम्स, डिफरेंट मेजर जो सेगमेंट है उसमें नंबर 1 तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ये विजन ये है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम फार्मर्स को किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। तो उसमें हम जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वी हैव लार्जेस्ट टेक्निकल टीम जिनका सिर्फ काम फार्मर्स को फील्ड एडवाइजरी सर्विसेज देना होता है, उनकी सॉइल सैंपलिंग करनी होती है, मट्टी के सैंपल लेते हैं, फिर पानी के सैंपल लेते हैं, उसको लैब से एनालाइज करवाते हैं, वापस फिर फार्मर को जाके एजुकेट कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स आर गेटिंग 10% और इवन मोर यील्ड, ज़्यादा यील्ड जो है वो हमारे प्रोडक्ट को और सर्विसेज को यूज़ करके ले रहे हैं। सेकेंडली इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने इनिशिएटिव लिया जो कि सरसब्ज ऐप का है। उसका मतलब ये है कि जो फार्मर है वो अपने घर बैठे हुए थ्रू ऐप तमाम जो एग्रीकल्चर या उसकी क्रॉप से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन है वो उसको रियल टाइम मिल रही हो और उसको डिफरेंट अलर्ट्स पे डिफरेंट टाइम पे हम पास कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं फार्मर्स की,
उसके लिए भी हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है कि जो पुअर फार्मर्स हैं, गरीब किसान हैं, हारी हैं, उनके बच्चे अगर कुछ पढ़े लिखे, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने ये इनिशिएटिव लिया है। उसके लिए पाकिस्तान के बेस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने एंगेज किया है और वो फिर उनकी ही सिटी में जाके उनको डिफरेंट जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसकी प्रिजर्वेशन और उससे जैम, अचार, जेली, स्लाइस, इस तरह की कैचअप बनाने के तरीके बताते हैं। न सिर्फ तरीके बताते हैं बल्कि उनको हम जो डिफरेंट केमिकल्स उसके लिए यूज़ होते हैं या डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी उनको दे रहे होते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ये बच्चियाँ इस काम को सीखें और इसको कमर्शियल करें और अपने जो गरीब बाप हैं उनकी सपोर्ट का भी ये ज़रिया बने और अपनी रोज़गार में भी ये इजाफा करें। इसी तरह हमने एक सरसब्ज उड़ान के नाम से एक प्रोग्राम अभी लेके आ रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट इंस्पायरेशन वीडियोस ऑफ द फार्मर्स जो हैं उनको और उनके जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या लाई जा सकती हैं उसके लिए भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। थर्ड ये कि हम फार्मर्स के लिए जो रूरल गेम्स आपने सुना होगा, कबड्डी है, फिर इसके बाद और भी टेनिस बैगिंग है, क्रिकेट है, इसको भी हम प्रमोट करते हैं। कि हम जो मुल्तान है अपना मुल्तान सुल्तान, इसके फातिमा मेन स्पॉन्सर। इसी तरह हम कबड्डी जो है डिफरेंट विलेजेस लेवल के ऊपर जो है वो मैचेस अरेंज करवा रहे होते हैं और उसमें फार्मर की जो कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन बहुत देखने के लायक होती है। और इसी तरह टेंट पैक के अंदर जो आप लोग वेब सीरीज वगैरह भी बना रहे हैं किसान की लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें आप लोग फीमेल फार्मर्स को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी प्लीज़ दोबारा कहिएगा। मैं पूछ रही थी कि मैंने सुना है कि आप लोग वेब सीरीज़ के तौर पे भी काम कर रहे हैं किसानों की लाइफस्टाइल पे, फीमेल फार्मर्स की लाइफस्टाइल के ऊपर। आपने एक वेब सीरीज़ वगैरह भी बनाई ताकि लोगों में अवेयरनेस आए उनकी सपोर्ट के लिए। जी मैं उसी तरफ आ रहा था जो चौथा पिलर है इस प्रोग्राम का, दैट इज बेसिकली जो फीमेल फार्मर्स है उसकी एम्पावरमेंट का एक सेगमेंट हमने ये भी लिया हुआ है कि उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हैं उनको भी हम इंटरनेशनल मीडिया पर भी जाके हाईलाइट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे नाजू दारिया जो सिंध के एक फार्मर हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर लोगों ने उस पर कब्जा करने के लिए उनको तंग किया तो उन्होंने फिर फिजिकली खुद जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी ज़मीन जो है वो छुड़वाई। तो उसकी हमने एक इंस्पायरेशन स्टोरी जो है बनाई, उसको बीबीसी में भी इंटरव्यू किया गया और वो जो हमारे यहाँ इस वक्त जो था दुबई एक्सपो उसके अंदर वो हमारे साथ थी और इसको इंटरनेशनली बहुत सराहा गया है। और इसी तरह जो है आपका ये खादी को है, सॉरी ये खाकी देसन, खाकी देसन जो है इसको भी हमने जो है एक ये हमारी देसी कॉटन है जो कि बेसिकली अब नापैद हो चुकी थी और ये मोहतरमा जो है जो मौसम उनका इनिशिएटिव उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने इसके ऊपर भी इंस्पायरेशनल वीडियो बनाई है बिकॉज वो अपने एरिए के अंदर जो है वो फीमेल फार्मर्स के लिए जॉब क्रिएशन और इसको रिवाइवल के लिए काम कर रही है। तो वी हैव दिस टाइप ऑफ जो है इनिशिएटिव। इन सबसे ऊपर एक जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव फातिमा फर्टिलाइजर ने लिया वो ये है कि हम फार्मर्स को एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको हम एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन बजाते खुद फार्मिंग खुद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमने इसके लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है जिसके अंदर हमारी हम ये कर रहे हैं कि जितने भी क्रॉप्स हैं उनको हम खुद उगाते हैं और उनकी फिर हम यील्ड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह उसमें मशीनरी एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जो सैटेलाइट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस फार्मिंग में जो काम कर सकते हैं वो इन अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड और इंशाल्लाह विद इन ईयर और 2 उसको एक शोकेस के तौर पे फार्मर्स के सामने हम पेश करेंगे और गवर्नमेंट के सामने भी, पॉलिसी मेकर्स के सामने भी कि हाउ वी कैन रिवाइव पाकिस्तानी एग्रीकल्चर। सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नसीर साहब फातिमा फर्टिलाइजर के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद थे और ये भी की बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ किसानों की मेहनत को सराहने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जा चुका है और हर साल इसी जज्बे से ये दिन मनाया जा रहा है और इसका नाम दिया है सलाम किसान। अच्छा जी, बुक्स की नुमाइश लगी हुई है पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से। 17th किताब मेला एक्सपो सेंटर में जारी है। राजा इमरान हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे। जी इमरान बताइए।
जी बिल्कुल, ये 17वां जो है कुतुब मेला है और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज इसका दूसरा रोज़ है। तलबा व तलबात की बड़ी तादाद इसमें शिरकत कर रही है और इसमें 17 ममालिक जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी 40 कंपनी जो हैं वो हिस्सादार हैं, जबकि पाकिस्तान के नामवर पब्लिशर जो हैं 136 से ज़ायद वो भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 3 हाल यहाँ पर बनाए गए हैं जिन पर लाखों किताबें रखी गई हैं और इस हवाले से सबसे अच्छी बात देखने में ये आई है कि नौजवान तबका जो है बुक मेले के हवाले से बड़ी दिलचस्पी रखता है। हमने कल भी देखा और आज भी हमें नज़र आ रहा है कि सुबह से यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा व तालबात आ रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो बुक्स रखी गई हैं उनमें इंटरेस्ट उनका जो है वो लग रहा है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई थी, क्योंकि अमूमी तौर पर आजकल ये तासुर पाया जाता है कि बच्चे किताबों से दूर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों ने इस मेले को खुश आइन करार दिया और उनका कहना ये था कि यहाँ पर आकर बहुत सारी बुक्स हमें मिलती हैं जो हमारी एजुकेशन में भी मदद करती हैं और इसके अलावा जो दीगर मौज़ूआत की बुक्स हैं उनको भी पढ़कर हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, माइंड सेट हमारा जो है वो इसमें बढ़ता है। तो यहाँ पर दीगर जो इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने हमें लाइव अपडेट किया। इतना खूबसूरत एक किताबों का मेला सजा हुआ है, लेकिन बहुत सोच सा तला। डॉक्टर साहब, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी जो जनरेशन है वो किताबों से बहुत दूर हो गई है, बुक रीडिंग ख़त्म ही हो गई है हमारे यहाँ से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में तो लाइब्रेरीज वगैरह होती थी और पुरानी किताब होती थी, उसको ही हम देखते रहते थे किसने क्या किया। आज भी लाइब्रेरीज हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाली पड़ी हुई होती खाली पड़ी, मगर वो जो पुराने मेरे मेरी उम्र के अगर होंगे, आई एम 96 ईयर ओल्ड मैन, अगर मेरे जैसी उम्र का हो वो तो जरूर लाइब्रेरी जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में ये लाइब्रेरी इसलिए खाली हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हम वो मुल्क हैं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ कुरान का गलत तर्जुमा प्रिंट होकर पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, लेकिन हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वक्त हुआ है मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करने का। तो मौसम का हाल बताएं कोयटा वालों, तैयारी कर लो क्योंकि आज तेज़ बरसात होने वाली है कोयटा में, इसका इम्कान है। और सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि मगरिब में ईरानी सूबे सिस्तान से आने वाली सर्द तरीन हवाएं भी दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा होने वाला है। इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। लेकिन कराची में हम सर्दी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हाँ, महकमा मौसमियत ने कहा है कि उम्मीद है कि आगे आने वाले 2 दिन में कराची में बारिश हो सकती है। तो कराची वालों तैयारी रख लीजिएगा कि अगर बारिश हो गई छतरी भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े भी निकलने चाहिए आपके पास से। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, लाहौर में 11, इस्लामाबाद में 9, कोयटा में 4 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 8 रहेगा। ये तो थी वेदर अपडेट। लेते हैं एक ब्रेक और फिर उसके बाद आपको मिलवाएंगे विजन 2040 के सेगमेंट। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और मईशत का जो हाल है, इन हालात में ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की फलाह के लिए काम करें ताकि माशरे का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके, कोई भूखा ना सोए, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात सब तक मैसर हों। यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है और यही इंसानियत भी हमें सिखाती है। इसी फ़लसफ़े पर कमांडर सिटी अमल पैरा है, एक ऐसी सोसाइटी बना रहा है जो लोगों को रिहाइश फराम करने के साथ साथ उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ कमांडर सिटी रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक अगेन टू आवर शो। जी कमांडर साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं सोसाइटी वेलफेयर पे। जी जी। किस तरह से आप इसमें कमांडर सिटी में काम करेंगे सोसाइटी वेलफेयर की बिल्डिंग पे? देखें, अभी तो हम सोशल वेलफेयर का एक मॉडल बना रहे हैं कमांडर सिटी को, और यहाँ कुछ चीज़ें अहम है। अभी मेरे जहन पे शायर मशरक़ के कुछ अशार आ रहे हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं।
तो ये जो रब्त का निज़ाम है, ठीक है, क्योंकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, तो ये अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हुआ करती है। ये हो नहीं सकता कि कौमें जो है उनको इंसाफ न मिले, उनको एक बेहतर निज़ाम न मिले, उनको तालीम सही तरह से न मिले और फिर हम कहें कि नहीं जी हम कौम बन जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं कभी दुनिया में। जहाँ एक रब्त का सिस्टम होता है, जहाँ अफराद खुशहाल होते हैं, जहाँ वो दिल लगा के काम करते हैं अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वही कौमें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। अब ये तो हकीकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब कमांडर सिटी को हमने प्लान किया तो इस चीज़ पे हमारा स्पेशल फोकस था कि हमारा जो सिस्टम कमांडर सिटी के अंदर होगा वहाँ हम बेहतरीन सोशल वेलफेयर का एक तरीक़ाकार रखेंगे ताकि कोई किसी के साथ ज़्यादती न कर सके, जो बुनियादी हुकूक हैं लोगों को वो मिलें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोग आगे बढ़ें, लोग खुशहाल हों, जहनी सुकून हो, कहीं वहाँ लुटेरे ना हों, कहीं ऐसी चोरी और डाके न डलें, ठीक है, जो हमारे पूरे मुल्क में जो निज़ाम है वो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो उस पे फिर हमने बहुत काम किया और आज का जो टॉपिक है वो उसी हवाले से हम सोशल वेलफेयर पे बात करेंगे। तो कमांडर साहब, सोशल वेलफेयर एक मिसाली मुआशरा बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि सोशल वेलफेयर जो है वो कितना एक अहम किरदार अदा करता है? देखिए, किरदार तो ये बहुत अहम अदा करती है ना। एक फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा कभी भी कौम नहीं बन सकता। अगर लोगों से आप फ्रस्ट्रेशन नहीं ख़त्म करेंगे, अगर पैसे की गैर मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन ही है, अगर अमीर गरीब के फ़र्क को आप ख़त्म नहीं करेंगे, अगर आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे, अगर आप उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर उनको इंसाफ नहीं देंगे और गरीब के लिए कोई और कानून होगा, अमीर के लिए कोई और कानून होगा, तो फिर कैसे एक मुआशरा तरक्की कर सकता है? बदकिस्मती से हम अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में देख रहे हैं। कर नहीं सकता, बिल्कुल कर नहीं सकता। आप लाख नारे लगाएं, क्योंकि नारों से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें काम करना होगा, हमें इंसाफ देना होगा लोगों को। जो ज्यादती करेगा उसको सजा देनी होगी, ठीक है। हमें गैर मुनसिफाना जो दौलत की तकसीम है कि अमीर से आप टैक्सेस की मद में या किसी भी मद में आप पैसे लो और गरीबों पे लगाओ ताकि उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो उनको मिलें। जब तक हम ये नहीं करेंगे फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। और एक मुआशरा, उसमें ख़ुदकुशियाँ भी होती हैं, उसमें जुल्म व जबर भी होते हैं। अभी मीडिया पे सुन रहे बच्चों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। हमने सुना कि ये फ्रस्ट्रेशन एक आदमी ने अपनी 3 मासूम बच्चियों को पहले ज़िबा किया, गला काटा, फिर अपनी बीवी का काटा और फिर खुद अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। कि वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो इस निज़ाम से बागी हो गया। जो निज़ाम हम देख रहे हैं कि उसमें कोई रब्त नहीं है, ठीक है, रब्त मिल्लत तो नहीं रहा ना। जब रब्त मिल्लत नहीं है तो अफराद तो फिर ज़ाय हो जाते हैं आपके। तो हमने कोशिश ये करनी है अपनी चार दीवारी के अंदर कि चलें, मुल्क की सतह पे तो शायद हम इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो हमने एक शहर कायम किया है, एक बस्ती कायम की है, वहाँ पे हमने एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रखी है जो लोगों के मसाइल देखती है और उस पर एक्शन लेती है। अब जिसको जो मसला होता है वो एक सेंट्रल हमारा विजिलेंस सेल है, वो वहाँ रिपोर्ट करता है। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, अगर किसी के घर कोई वारदात ऐसी हो जाती है जिस पे हमने एक्शन लेना है, कोई चोरी हो गई या कोई और ऐसा मसला हो गया, ठीक है, और उसको फौरी तौर पे हमने उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। और जिसने जुल्म किया है उसको, जालिम आदमी को हमने सज़ा देनी है। अब सबसे बड़ी सज़ा क्या है? अब अदालत तो हम हैं नहीं, ठीक है, कि हम सज़ाए मौत दे दें या किसी को कोड़े लगवा दें, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उस शहर से बाहर निकाल दें। सही। उस शहर से बाहर निकाल दे, ये सबसे बड़ी सज़ा। और जो उनकी प्रॉपर्टी है फिर उसको क्लेम करेंगे। हाँ, ये मैं अभी आपसे इसी पे बात कर रहा हूँ। लोग फिर कोर्ट्स में चले जाते हैं ना। तो हमने जो अपने बायलॉज बनाए हैं कमांडर सिटी के, एक तो हर कोई वहाँ जाके नहीं बच सकता। मतलब ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हर कोई जाके कमांडर सिटी में बसेगा, तो नहीं। कमांडर सिटी में सिर्फ जो डिसिप्लिन लोग हैं वो जाके बसेंगे। वहाँ क्रिमिनल्स का जाना मना है। वहाँ पे जो है, जो बेरब्त लोग हैं, जिनके ख़िलाफ़ FIR'ें कटी हुई हैं, जो मुजरिम हैं, क्योंकि
वाहिद हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ से हम बुकिंग करते हैं। हमारी फाइलें मार्केट में नहीं बिकती। अच्छा, तो नहीं, अब आपके पास कोई भी बुकिंग के लिए आता है तो आप क्या उसकी फैमिली की पूरी स्क्रूटनी करते हैं? जी, बिल्कुल, ये मस्ट है, ये मस्ट है। जब तक हमारी हायर मैनेजमेंट पूरी स्क्रूटनी नहीं कर लेती, जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते, हम बुकिंग नहीं लेते। और कुछ केसेस में हमने फिर पुलिस वेरिफिकेशन का एक सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ में शक होता है हम पुलिस से वेरीफाई करवाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली अब आप बसेंगे भी उसमें। बसने के लिए आपको बायलॉज फॉलो करने हैं। जो हमने कैंटोनमेंट के जो हमारे बायलॉज होते हैं वो इस वक्त बेस्ट हैं। मैं खुद भी कैंटोनमेंट में रहा हूँ शुरू से, ठीक है। उन्हीं बायलॉज से मिलते जुलते हमने बायलॉज रखे हैं कि एक एनओसी का सिस्टम है, ठीक है। आपका एनओसी कैंसिल अगर हो जाए तो आपको वो सोसाइटी छोड़नी है। बेशक आप घर के मालिक हो, आप रह नहीं सकते। आप रह नहीं सकते, आप रेंट पे दे दें किसी और को। जी, बिल्कुल, आप रेंट पे दे दें, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी, प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आप रह नहीं सकते। तो रहने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, जिस तरह कैंटोनमेंट का जो सिस्टम है, वो कैंटोनमेंट से ही आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जी, तो उन्हीं लाइंस पे, चूंकि हम तो फौजी माहौल में पले बड़े हैं, आप फौजी माहौल बना रहे हैं कमांडर सिटी को, ताकि कहीं कोई भी चूक ना हो सके। तो वहाँ पे उसी टाइप का हमने डिसिप्लिन रखा है। अब लोगों को पता है, अगर थोड़े बहुत बेरब्त सिस्टम से लोग आए भी होते हैं तो वहाँ आके वो सही हो जाते हैं। जो किसी पे जुल्म करते हैं, ख्वाह वो मियाँ बीवी पे करे या बाप बेटे पे करे, डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस भी आपके पास, वो हमारे पास जैसी रिपोर्ट होता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा रिजवान साहब, यहाँ पे मेरा भी सवाल बनता है आपसे, जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी सवाल होगा। आपने इंसाफ की बात की कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम सबसे ज्यादा कमजोर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अफसोस के साथ दिल दुखता है ये बात कहते हुए, लेकिन यह हकीकत है। कमांडर सिटी में आप इंसाफ के निज़ाम को कमांडर सिटी में कैसे कायम रखेंगे? हमारे यहाँ कोई भी क्राइम हो जाता है, कुछ भी XYZ कोई भी पेशरफ्त होती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है जी, ऊपर से कॉल आ जाती है हायर मैनेजमेंट से, आप जानते हैं कहाँ से, कोई भी आपको एक बड़े लेवल का बंदा कॉल कर देगा, अरे जी कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, अपना ही बच्चा है, छोड़ दें, ये कर दें, केस दबा दें। फिर तो हमारे भी हाथ बन जाते हैं ना, फिर आप कैसे करें? असल में इस तरह का हाथ बन जाने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं रब के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ और जो मेरा निज़ाम है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। इवन मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ रह रहे हैं, मेरे अपने सगे जो है भांजे भतीजे वो भी वहाँ कमांडर सिटी में रह रहे हैं, लेकिन सबके लिए एक जैसा निज़ाम है, ठीक है। जब विजिलेंस को कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट कैमरा सिस्टम वहाँ सर्वेलेंस के लिए लगा हुआ है। हमारे वहाँ एक मॉनिटरिंग का एक बहुत मजबूत सिस्टम है कमांडर सिटी में, तो ये हमें पता चल जाता है कसूर किसका है, मुजरिम कौन है, ठीक है। बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब बाहर ये है कि आप उस केस को परसू नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लॉयर्स अपने हैं, अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ता है तो हम मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं और हम उस पर अखराजात करते हैं सारे। तो मजलूम जो है वो तन्हा नहीं है, जैसे कि हमारे मुल्क में गरीब आदमी है वो तो वकील ही नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है कि मैनेजमेंट, अगर मैं मजलूम हूँ, मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ी होगी और वो जालिम को सजा दिलवा के छोड़ेगी। और अगर आपका ये केस कोर्ट में चला जाता है तो आप पूरा कोर्ट केस तक सपोर्ट करेंगे और सारे फंड्स आप कमांडर सिटी पे करेगा। जी, सेंट्रल वेलफेयर का सिस्टम है जिसपे करोड़ों रुपए के फंड्स है हमारे पास, लाखों में नहीं करोड़ों रुपए के फंड्स हमने रखे हुए हैं। तो अब कोई कैसे वहां जुल्म करेगा? सोचेगा, कम से कम 10 दफा सोचेगा। जिस तरह डीपली आपने मजलूमों के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा, ये तो एक मुल्क की, एक मुमलिकत की खूबसूरती होती है ना कि वहाँ पे जब ही तो हम दुबई में अपनी बेटियों को भेज देते हैं कि वो रात को 10-11 बजे भी रोड पे जा रही है, हमें फिक्र नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे कानून इतना सख्त है, कानून सख्त है, वहाँ कानून से बच नहीं सकते ना। तो यही सिस्टम हम उसके अंदर कमांडर सिटी के ले आएंगे। गरीब आदमी तो दुबई नहीं भेज सकता बच्चों को, अगर वो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है
तो अमीर आदमी तो जाके अमेरिका बस जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, सबके बच्चे अमेरिका लंदन में ही हाँ, बैठे तो गरीब कहाँ जाए? गरीब फिर कमाना सिटी, गरीब कमाना सिटी में आएगा जहाँ उसको इज्जत भी मिलेगी, जहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ उसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, एक रब्त का सिस्टम। बहुत खूब कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत बात कही है आपने, रब्त का सिस्टम है, वहाँ पे एक निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कमांडर साहब की, कमांडर साहब जितने भी लोग कमांडर सिटी में रहते हैं वो उनकी आवाम का, उन लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक वेलफेयर फ़ंड ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके ज़रिए वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये एक ख्वाब सा है जो हकीकत बनने जा रहा है विजन 2040 की सूरत में। और आई एम श्योर कि आप सब लोग चाहते होंगे कि आपका ये ख्वाब पूरा हो। तो आप लोग चाहते हैं अगर 2040 के विजन में शामिल होना, तो अपना ख्वाब पूरा करना, तो आज ही आप कमांडर सिटी में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे यानी कि मंडे को। देखने मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।